इमरान खान ने एक बड़ी अहम मूव की बड़े टाइम पहले, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं बता रखा था और आज उन्होंने फिर फाइनली इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है। और वो बताते हैं कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की दो बड़ी खबरें, एक अडयाला जेल से और दूसरी सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान का आखिरी लम्हात में शो किया जाने वाला कार्ड, जिसे वो एक सरप्राइज़ कार्ड के नाम से भी बताया जा रहा है कि उनकी बेगुनाही के हवाले से एक बड़ा सबूत उनके हाथ में अभी भी मौजूद है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आ गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी। लेकिन क्या ये मैटर भी करता है या नहीं? क्या फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से इस इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत है या अक्सरियती जजेस का फैसला ही हावी होगा? इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता शब से मैं अभी तक चूँकि बात नहीं कर पाया हूँ, तो दो बड़ी डेवलपमेंट गुज़िश्ता रात हुई और उन डेवलपमेंट्स की वजह से काफ़ी देर तक रात फिर जागना भी पड़ा। एक डेवलपमेंट तो आपको मालूम है कि शेर अफजल मरवत के बरतरफी के हवाले से उनकी पार्टी रुकनियत जो है वो मनसूखी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया, और दूसरा था कि रातों रात इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले जो जज साहब थे उनको तब्दील कर दिया गया। यूँ तीसरा जज आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने के लिए। तो इसकी क्या एक्चुअल पोजीशन है और पीटीआई को क्या लगता है कि क्यों ये तब्दीली हुई और अंदर खाते क्या डिस्कशन हो रही है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन ज़रा सा पहले ये शेर अफजल मरवत वाला मामला क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल रात से इसको डील करता रहा हूँ। 2, ढाई, 3 बज गए जब ये खबर आई, तो 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक हम वेरीफाई करते रहे और इस खबर ने बड़ा जगाए रखा। अमूमन ये होता है ना कि नोटिफिकेशन कोई जारी हो जाता है तो सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी नोटिफिकेशन झट से पोस्ट हो जाता है, लेकिन टीवी के ऊपर पोस्ट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, यहाँ पर तो चलो फिर 1-2 लाख लोग डेली सुनते हैं। टीवी के ऊपर तो पता नहीं लाखों लोग हमारी खबर को देख रहे होते हैं। तो अगर क्रॉस चेक ना किया हो, वेरीफाई ना किया हो, तस्दीक ना हुई हो, तो उसके बड़े संगीन नताइज रहते हैं हमारे लिए। और यही आदत मैं यहाँ इस व्लॉग के थ्रू भी अपनाता हूँ कि जो आप लोगों तक मालूमात जाए वो बड़ी ऑथेंटिक हो। तो जब वो नोटिफिकेशन रात 12 बजे के करीब आया मेरे पास, तो मैंने उसकी तहकीक करना शुरू की और कोर कमेटी के 2 से ज़ायद बल्कि 3 या 4 लोगों से मैंने रब्ता किया और सब ने तस्दीक की इसकी। और ये बताया गया मुझे कि आज ये डिस्कशन हुई थी कोर कमेटी में और हमने ये फ़ैसला ले लिया है। तो ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। बहरहाल मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की। वो मैं 3 या 4 में कंफ्यूज इसलिए हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब से उस वक्त तक रब्ता नहीं हो रहा था। खैर रात काफ़ी हो गई थी, शायद सो गए हों। तो ख़बर टीवी चैनल के ऊपर चला दी, क्योंकि 1 से ज़ायद मेरे पास कंफर्मेशन आ चुकी थी और वो लोग जो इस फैसला साजी में शामिल थे उनसे बात हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो ख़बर ब्रेक कर दी। कुछ ही टाइम गुजरा जब हम इस खबर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे अपने इंटरनल ग्रुप में जो जर्नलिस्ट हैं, तो पता चला कि ये फ़ेक है। किस लिए फ़ेक है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि उनके नॉलेज में ये नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, बताया कि ये फ़ेक है। और फिर उनसे बात हुई तो पता चला कि उनके नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना उन्होंने इसकी मंजूरी दी। तो उस वक्त हम ये सोचने लगे कि यार ये क्या हो गया, हमने तो पूरी तस्दीक करके ये खबर दी है, टीवी चैनल्स के ऊपर चल गया, तो ये तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर हम अपनी खबर के बारे में स्टैंड ना कर पाए और ये बोलें कि जनाब ये ठीक नहीं है, जिसको वेरीफाई करने के बाद दिया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई, तो पता चला कि एक्चुअली बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो लाइल निकले हैं इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से। उसके बाद से जो एक डिबेट शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसा कैसे हो गया फैसला, तो मैं क्विकली आपका टाइम ज़ाया किए बिना कल से अब तक का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये नोटिफिकेशन इमरान खान साहब की हिदायत पर जारी हुआ, उनकी मर्ज़ी से जारी हुआ, और इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी। फिरदौस शमीम नकवी ने अपने तौर पर ये डिसीजन करके इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया और ख़ुद वो आराम करने लग गए। ये सेक्रेटरी जनरल का उमर अयूब साहब का काम था कि वो बताते चेयरमैन को भी और गाइड करते। बकौल फिरदौस शमीम नकवी वो कहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं चेयरमैन को ये बताता, मैंने कमेटी के सरबराह के तौर पर डिसीजन किया और सेक्रेटरी जनरल को भेज दिया। आगे सेक्रेटरी जनरल जाने और चेयरमैन जाने, तो इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये फ़ेक है, उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे इल्म में अभी नहीं है, या मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। लेकिन समहाउ वो चूँकि स्टैंड कर रहे हैं मरवत साहब के साथ, तो उन्होंने ये कह भी दिया कि मैं इसको मंजूर नहीं होने दूंगा। तो इस सेंस में उन्होंने इसको कह दिया कि सीम्स फेक या फेक, बट
ऑन द अदर हैंड ये फैसला इमरान खान साहब कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर इसको फौरी तौर पर चेंज करा पाएंगे या उस पोजीशन में आके चेंज हो सके, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है कि द डैमेज हैज़ बिन डन। अब बाकी कुछ नहीं बचा। दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, दो चीज़ें। एक तो ये कि ये पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के नॉलेज में होनी चाहिए थी चीज़, इससे पहले कि ये बाहर लीक आउट होती, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना। एक शख्स आपकी पार्टी का चेयरमैन है, ठीक है, वो थोड़ा धीमी तबीयत के आदमी है, लेकिन उनके नॉलेज में ये चीज़ आए बिना आउट नहीं होनी चाहिए थी, इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट गया। दूसरा ये कि इस नोटिस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ख़ासतौर पर शेर अफजल मरवत को जिस तरह से ये कहा गया कि अगर आप इज़्ज़तदार आदमी हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आप कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दें। मतलब इस तरह से मुखातिब करना अगले को कि अगर आप में इज़्ज़त है या इज़्ज़तदार आदमी है, ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी में कोई शख्स रहा है, इज़्ज़त के काबिल था, तो आप उसको लेके आए। इख्तलाफात रहे, उन्होंने कोई गलतियां की हैं, उनका खुमियाजा आपने देख लिया, आपने बल्कि ख़ुद सज़ा दे दी, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है दूसरे फरीक की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल होना चाहिए था। अगर अपने आप को शेर अफजल मरवत की जगह पर रख के देखे तो यकीनन वो अपनी जगह दुरुस्त है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ की, लेकिन अगर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इख्तलाफात को बढ़ाने में यकीनन किरदार अदा किया, बार बार इमरान खान की डायरेक्शन के बावजूद। एनीवेज़, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि शेर अफजल मरवत के साथ दुरुस्त हुआ या उन्हें मौका मिलना चाहिए था अपनी सफाई का, या आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट सेक्शन में तशरीफ़ लाइए और यहाँ पर आपने बताना ज़रूर है, क्योंकि आजकल ज़रा फायरवॉल भी एक्टिव हुई है, तो आपके कमेंट्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट्स में बताते हैं कि वीडियो प्ले नहीं हो रही है एंड वो वीडियो बफरिंग पे चलती रहती है लेकिन प्ले नहीं हो पा रही, तो आई नो कि कुछ इश्यूज़ हैं, वो इसी तरह से दूर हो सकते हैं जब आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो कमेंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का अब से कुछ देर पहले आने वाला फैसला, इख्तलाफी नोट जिसने हेडलाइंस बनाई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, TV चैनल्स के ऊपर भी, और जो हुकूमत के हामी जर्नलिस्ट हैं वो इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें 2 जजेस की जानिब से क्या डिसीजन दिया गया, क्या ज़बरदस्त इख्तलाफी नोट लिखा गया और धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के जो बाकी 8 जजेस और 11 जजेस का जो फैसला है वही प्रिवेल करेगा, जितना मर्जी तगड़ा इख्तलाफी नोट आ जाए, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अक्सरियत कहाँ पर खड़ी है, ये एक हकीकत है कि अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। जो 2 जजेस जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान है, इन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जो 29 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा है, इसमें मेरी नज़र से 4 अहम पॉइंट गुजरे हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है और कमेंट्स में भी बताना है कि किस नौइयत का ये फैसला है और कैसा है। नंबर 1, वो लिखते हैं कि PTI तो इसमें फ़रीक ही नहीं थी। ये उनकी एक इख्तलाफी पॉइंट ऑफ व्यू है कि PTI फरीक नहीं थी, फिर भी उसे इंसाफ दिया गया। तो मैं बड़ा मौदूबाना ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि क्या जजेस इस चीज़ से लाइल तो नहीं हो सकते ना कि PTI के साथ क्या हुआ, वो अगर फरीक नहीं भी थी तो ये नशिस्तें उन्हीं की बनती थी या उन्हीं के वोटों से मुंतखब हो के ये सारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आए थे। फिर दूसरा, इन मौजूद जजेस का ये इख्तलाफी नोट में कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उनका ये पॉइंट किसी हद तक वैलिड है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रज़ा, उन्होंने ख़ुद इलेक्शन जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़ा। ये एक पॉइंट जो है उनका वैलिड है, लेकिन ये पॉइंट भी PTI की फेवर में फ़ैसला देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि सर्कमस्टांसिस भी देखने हैं। आगे वो लिखते हैं कि 80 अरकान जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया, वो कहते हैं कि उनको सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने फैसला कर दिया। दैट मीन्स, इसका मतलब उन्होंने ये अखज़ किया कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीन लिया गया और PTI को दे दिया गया। अब जिन्हें छीना गया है या जिनके एक तरह से आप वकालत कर रहे हैं कि जनाब उनका हक मारा गया, उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उठा के PTI में डाल दिया गया, क्या किसी एक शख्स ने अभी तक कंप्लेंट की है? क्या किसी एक रुकन ने, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट नहीं देंगे, हम नहीं जाना चाहते? सब ने खुशी खुशी लाइन में लग के एफिडेविट दिए। PTI के दफ्तर में लाइन लगी रही, इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट पहुंच गया। अगर उनमें से किसी को शिकायत होती तो फिर वो खुद इजहार करते ना। आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि अक्सरियती जजेस ने उनको सुने बगैर उनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उधर शिफ्ट कर दिया। आप भी तो उनको सुने बगैर ही ये कह रहे हैं कि उनको छीना गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। ऐसा नहीं, अगर छीना जाता
तो डेफिनेटली वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी को एतराज़ नहीं है। फिर जज साहबान ये फरमाते हैं कि आइन का आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी रियासती इदारा ऐसे गैर कानूनी अहकामात को मानने का पाबंद नहीं है जो आइन के मुनाफी हो, यानी वो अपने इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन को या किसी भी और इदारे को ये बता रहे हैं कि अगर ये आप समझते हैं कि फ़ैसला गैर आइनी है तो इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि इख्तलाफी नोट में अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करने का मशवरा दिया जा रहा है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है और बड़ी अलार्मिंग भी है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बहरहाल चूँकि फ़ैसला पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस फैसले से निकाली, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा बात करते हैं अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि इमरान खान का एक सरप्राइज़ कार्ड अभी भी उनके पास है जिसको वो अपनी बेगुनाही के तौर पर एक सबसे अहम सबूत समझते हैं। तो जनाब आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जो गुज़िश्ता रात एक डेवलपमेंट हुई ना, 2 डेवलपमेंट्स थी। एक शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं बता चुका। दूसरी रात के डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले जो जज साहब थे उन्हें तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह एक और जज साहब आ गए जो पहले भी ये केस सुन चुके हैं। तो मजमूई तौर पर ये तीसरी मरतबा जज साहब तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहले जज मोहम्मद बशीर थे, उन्होंने इस केस को टेकअप किया, समाअत शुरू की, फिर वो रिटायर हो गए। उनके बाद नासिर जावेद राना साहब आए, ये डेपुटेशन पर थे, वापस चले गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। उनके बाद जज मोहम्मद अली वड़ाइच आए। तो अब केस बिल्कुल कंक्लूड होने वाला था और ऐसा तासुर मिल रहा था कि जज मोहम्मद अली वड़ाइच जो अभी केस सुन रहे थे वो कहीं ना कहीं बानी पीटीआई की फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पीटीआई के वकला को लग रहा है, क्योंकि परवेज़ खट्टर का एक बयान आपको याद होगा जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया, तो उस बयान से ये लगा कि ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने रजू किया दोबारा अदालत से जज मोहम्मद अली वड़ाइच से कि मैं अपने बयान में कुछ ऐड कराना चाहता हूँ, तस्हीह कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मौका नहीं है। तो वहाँ से लगा कि ये केस इमरान खान की फेवर में पलट रहा है। तो अब जाके जब केस बिल्कुल कंक्लूड हो रहा था तो जज मोहम्मद अली वड़ाइच साहब जो है वो उनका तबादला कर दिया गया और नासिर जावेद राना जो पहले इस केस को सुन रहे थे उनको वापस लाया गया है। तो लेट्स सी वो केस को कैसे कंक्लूड करते हैं। आज इस मौके पर जो समाअत होना थी वो नहीं हो सकी, क्योंकि इमरान खान के वकला मौजूद नहीं थे, एक वकील नहीं थे, तो वो उनकी गैर मौजूदगी में फिर केस आगे नहीं बढ़ सका। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि इमरान खान ने आज जर्नलिस्ट से कुछ गुफ्तगू की है। जो मेन चीज़ थी वो तो वो बता रहे हैं कि जनाब उनकी कुछ तबीयत भी नासाज रही है, फूड पॉइजनिंग उनको हो गया। बल्कि एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि आज आप बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा किधर हशाश बशाश, मुझे तो फूड पॉइजनिंग हो गया था। यहाँ की सिचुएशन तो जेल की तुम्हें पता ही है कि क्या हालात हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि चूँकि फ्रिज की सहूलत उनके पास नहीं है और फिर कूलर के सामने चीज़ें रखने से ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो पता नहीं कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा जिसकी मुद्दत ख़त्म हो रही होगी, वटेवर। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ। एनीवेज़ आते हैं ज़रा सियासी मामलात के हवाले से जो आज उनकी गुफ्तगू रही बड़ी अहम है। बल्कि इस केस के हवाले से जिसको सरप्राइज़ कार्ड इमरान खान साहब कहते हैं वो ये कि जिस हार के हवाले से ये केस बनाया जा रहा है, ये रेफरेंस पूरा बनाया जा रहा है तोशा खाना के उस हार पर जिसकी बताया गया है कि इमरान खान साहब ने कीमत सस्ती लगा के उसको महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया और उसके ऊपर रेफरेंस बन गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो हार अभी भी उनके पास है और वो कहते हैं कि वो मुझे पता था कि ये कोई ऐसी कार्रवाई होगी। बल्कि उन्होंने कहा कि 18 मार्च को बनी गाला में वो कह रहे हैं कि मेरे घर के ऊपर छापा पड़ा था, उससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी थी। दैट मीन्स कि इमरान खान ने एक बड़ी अहम मूव की बड़े टाइम पहले, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं बता रखा था, और आज उन्होंने फिर फाइनली इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है। और वो बताते हैं कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया था, तब मैंने ये फ़ैसला किया था, और ये जो उनके पास कीमती कुछ अशिया थी ये उन्होंने किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। किसके पास है, कहाँ है, कौन ले गया, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब नैब फंस गई है उनके ख़िलाफ़ ये केस करके, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर पूरा बयानिया पूरा केस खड़ा किया जा रहा है कि मैंने वो हार कहीं सस्ती कीमत लगा के महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया है, तो कह रहे वो हार तो अभी भी मेरे पास है। और बल्कि वो बताते हैं कि किसी ने उसकी कीमत जो है मुझे फंसाने के चक्कर में वो जितनी कीमत
कीमत थी उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई गई, इतनी कीमत का हार इन्होंने बेच दिया। दरअसल वो कहते हैं अभी भी हमारे पास है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कुछ दिनों पहले समाअत की थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि आपने उस हार के बारे में उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए थे कि आप भी तो वो नहीं लेके आ रहे ना, नहीं पेश कर रहे। तो अगर किसी स्टेज पे इमरान खान साहब वो प्रोड्यूस कर देते हैं, वो अदालत के सामने आ जाता है, दैट मीन्स कि ये पूरा रेफरेंस फिर फारिग हो जाता है। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी बड़ी उम्मीद है कि ये केस उनके खिलाफ नहीं बन सकता, क्योंकि हार उनके पास मौजूद है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो इस केस को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें ज़ाहिर बात है वो चेयरमैन नैब का नाम लेते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बारे में बताते हैं, उनका नाम लेके उन्होंने कहा। फिर आज कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या माहौल है, आप अपनी कही हुई बातों से पीछे हट जाते हैं, कभी पता चलता है मुज़ाकरात करने का कह रहे हैं, कभी कहते हैं फ़ौज का कोई नुमाइंदा मुकर्रर हो, कभी महमूद अचकज़ई एंड सो ऑन, तो क्या आप यू टर्न तो नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा मदर ऑफ़ यू टर्न तो वो था जो नवाज शरीफ ने लिया। मतलब उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त दो से कहाँ पे गया उनका वो सारा मामला, वो आपके सामने है। बहरहाल उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कहा मैं क्लियर हूँ, मेरी 2 शराइत हैं। पहली ये कि जो भी होगा वो आइन और कानून के दायरे में होगा, आइन और कानून से बाहर कुछ नहीं। और दूसरा ये कि सबसे पहले मेरा मैंडेट वापस किया जाए, देन बातचीत आगे बढ़ सकती है। फिर वो माफ़ी तलाफ़ी वाले मामला शुरू हो गए कि माफ़ी कौन मांगेगा, उसके ऊपर उनका एक असूली मौक़िफ़ है, वो आपको मालूम है, डिटेल में नहीं जाता। लेकिन जब हुकूमत से मुज़ाकरात की बात आती है तो वो कहते हैं ऐसी हुकूमत से मैं क्या बातचीत करूँ जिसके 4 हल्के खुलने से वो ख़त्म हो जाए या वो फारिग हो जाए हुकूमत, जिसके 4 हल्के खुले फॉर्म 47-45 वाले, तो ये हुकूमत घर चली जाए। तो वो कह रहे हैं ऐसी हुकूमत से बात करने से बेहतर है जो लाए इस हुकूमत को उनसे डायरेक्ट बात कर ली जाए। तो वो बार बार उसी तरफ सिग्नल दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को मैंने इख्तियार दिया है बातचीत का, अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे दैन इसके ऊपर आगे पेशरफ्त हो सकती है। फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से उनसे क्वेश्चन हुआ, बल्कि एक बार नहीं 2-3 बार हुआ कि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो इमरान खान ने वो क्वेश्चन नज़रअंदाज कर दिया, कहा कि इसके ऊपर फिर बात करेंगे। और फिर इंतज़ार पंजोता चूँकि मौजूद थे साथ, तो उन्होंने सिचुएशन के बारे में बताया, इमरान खान को कान में उनके कोई सरगोशी की, और उसके बाद इमरान खान ने कहा इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो ज़्यादा उन्होंने डिटेल में बात नहीं की। तो ये आज की ओवरऑल अपडेट है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।